Hello students, I'm Kamaljeet Kaur, working as a teacher in the School Education Department Jammu, and presently I'm posted at Government Girls High School Gandhinagar. Today I'll be taking up the chapter Water, which is the 5th chapter of class 7th geography book. Thousands have lived without love, not one without water. हजारों लोग प्यार के बिना जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना एक भी नहीं रह सकता। क्या आप पानी के बिना जिंदा रह सकते हैं? इज लाइफ पॉसिबल विदाउट वाटर? नो। क्या आप जानते हैं एक इंसान खाने के बिना 3 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना वह 4 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। So let me tell you some facts about water before beginning the chapter. What does water do for you? पानी आपके लिए क्या क्या करता है? First is it lubricates your joints. It regulates your body temperature. It helps prevent constipation यानी कि कब्ज. It moistens the tissue for mouth, eyes and nose. It reduces the burden on kidneys by flushing out waste products. It forms the saliva in your mouth. And up to 60% of our body, it contains water. So you can understand the importance of water. Now let us begin with the chapter. Let's begin with the chapter Water. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, ओशन सर्कुलेशन जिसमें हम वेव्स और टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर ओशन करंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जिसे अब तक ना समझे वो कहानी हूं मैं, मुझे बर्बाद ना करो पानी हूं मैं। बच्चे, जब कभी पानी की बात आती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कौन सी इमेजेस आती हैं? या रिवर्स आती हैं, वाटरफॉल आती है, या एक ग्लास पानी का आता है, या बारिश की बूंदों से आपको लगता है कि कितना मजा आता है? अगर गर्मी पड़ रही हो तो अगर बारिश पड़ जाए तो कितना मजा आता है हमें। ये नाम जो पानी कितना सुपरिचित है, इससे हमारा जन्मों से नाता है, जन्म से ही हमारा इससे नाता शुरू हो जाता है। जैसे ही एक बच्चा पैदा होता है तो उसे पानी से ही नहलाया जाता है, और बच्चा जब सबसे पहले पीने के लिए पानी ही मांगता है, वो खाना नहीं मांगता है, वो पानी ही मांगता है। पानी हमारे कितने काम आता है? नहाने के काम आता है, पीने के काम आता है, हाथ धोने के काम आता है। आजकल जब कोरोना का ये शुरू हो गया है, कोरोना के हमें बार-बार सलाह दी जाती है कि बार-बार हाथ धोएं, तो बिना पानी के तो हम हाथ धो नहीं सकते हैं, और जल के बिना हमारा जीवन जो है अधूरा है। Water cycle. Now, what is water cycle? It is the cyclic movement of water from the atmosphere to the earth and back to the atmosphere through various processes. It is a process by which water changes its form and flows between oceans to atmosphere and atmosphere to land. जब सूरज की तेज रोशनी, इसकी हीट पड़ती है, उसकी वजह से वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है, और वो वाटर इवेपोरेट होके जब कूल डाउन होता है, फिर वो कंडेंस हो जाता है और वो क्लाउड्स का फॉर्म ले लेता है। तो जब ये क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं, तब वो धरती पर वापस गिरते हैं बारिश या स्नो के फॉर्म में। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये एक पूरे साइकिल, एक चक्र की तरह घूमता है। पानी इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है, फिर वापस जो है वो नीचे धरती पर बारिश या स्नो के फॉर्म में आता है। ये वाटर साइकिल का आप फिगर देखिए, इवेपोरेट हो रहा है पानी, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, देन प्रेसिपिटेशन हो रहा है, और फिर से वाटर जो है कलेक्ट हो रहा है। ये सर्कल जो है लाइफ का, ये वाटर साइकिल का जो सर्कल है, ये राउंड द ईयर चलता रहता है। वाटर साइकिल का प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस है इवेपोरेशन। जब सूरज की बहुत तेज रोशनी पड़ती है, हीट पड़ती है, तो उससे क्या है, जो पानी है रिवर्स का या अदर वाटर बॉडीज का, वो स्टीम के फॉर्म में
चेंज हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। सेकंड स्टेप है कंडेंसेशन। जब वो स्टीम एयर में चली जाती है, ऊपर चली जाती है, वहां जाकर वो ठंडी हो जाती है और वो लिक्विड फॉर्म में कंडेंस होकर क्लाउड्स फॉर्म में बन जाती है। फिर थर्ड स्टेप है प्रेसिपिटेशन। जब वो इतने हैवी हो जाता है कंडेंस्ड वाटर और एयर उसे होल्ड नहीं कर पाती है, तो क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं और वो वापस उस पानी को अर्थ में रेन और स्नो के फॉर्म में नीचे फेंकते हैं। हमारा अर्थ जो है एक टेरेरियम की तरह है। अब आप सोचेंगे टेरेरियम क्या है? ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में एक बॉटल है। इस बॉटल में छोटे अलग अलग तरह के प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये टेरेरियम आप घर में भी बना सकते हैं कि आप एक बड़ा सा जार लीजिए, उसमें सॉइल डालिए, थोड़ी सी सॉइल को अच्छे से प्रेस कर दीजिए, फिर उसमें थोड़ा ह्यूमस डालिए उसके ऊपर। पहले नीचे बड़े पौधे लगाइए, फिर उसके बाद उसके आसपास छोटे पौधे लगाइए और उनपे पानी डाल के उस जार को बंद कर दीजिए। अब लीफ से ये जो भी वाटर इवेपोरेट होता है वो वापस कंडेंस होके उसी में एक साइकिल की तरह इसी जार के अंदर घूमता रहता है। इसे हम कहते हैं टेरेरियम। तो टेरेरियम इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। तो हमारे अर्थ को भी एक टेरेरियम की तरह लिया गया है कि वही जो पानी का सर्कल है वो रिवॉल्व होता जाता है, कभी वो इवेपोरेट होता है, फिर कंडेंस होता है और वही वापस धरती में रेन या स्नो के फॉर्म में हमारी अर्थ पर पड़ता रहता है। वही पानी जो सेंचुरीज अगो था हमारी अर्थ पे, वो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। हमारे मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर कौन कौन से हैं? रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्प्रिंग्स और ग्लेशियर्स हैं। और ओशन बॉडीज और जो सीज हैं उनमें तो सॉल्टी वाटर है, वो सॉल्टी भी है, सेलाइन है भी है। और क्यों है? क्योंकि उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं, तो वो पानी हम पी नहीं सकते हैं। और ये जो सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड या कॉमन टेबल सॉल्ट जो हम नॉर्मल अपने खाने में यूज करते हैं, ये ओशंस और रिवर्स से, सीज से हमें ये मिलता है। ये देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। इसमें मेजर सीज, ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। ये यहाँ पर आता है पैसिफिक ओशन। यहाँ पर है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ये आर्कटिक ओशन है यहाँ पर। ये साउथ अटलांटिक ओशन। इंडियन ओशन आपको पता है, इंडिया के बिल्कुल नीचे आता है इंडियन ओशन। यहाँ पर है पैसिफिक ओशन। अरेबियन सी यहाँ पर आता है। ये है बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी। अफ्रीका में यहाँ पर है नाइजर रिवर। ये है कॉन्गो रिवर। नीचे साउथ में अफ्रीका के ऑरेंज रिवर। ऐसे ही यहाँ साउथ अमेरिका में यहाँ पर है अमेज़न रिवर। आपने अमेज़न बेसिन के बारे में सुना होगा, वो साउथ अमेरिका में यहीं पर है। देन यहाँ पर है हमारा कैरिबियन सी।
अब नॉर्थ अमेरिका में हम देखें, यहाँ पे है मिसिसिपी रिवर। ये है सॉल्ट लेक। यहाँ कनाडा में ग्रेट बेयर लेक, फिर है ग्रेट स्लेव लेक। यहाँ पर है लेक विनीपेग, लेक सुपीरियर, अब एशिया में आते हैं। तो एशिया में पहले हम अफ्रीका के ऊपर देखते हैं। यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पर है ब्लैक सी, अफ्रीका और एशिया के बीच में ब्लैक सी। देन यहाँ पे है कैस्पियन सी। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सीज एंड रिवर्स हैं वर्ल्ड की, ये मैं आपको बता रही हूँ। देन चाइना में है ह्योंग हे रिवर। ये रिवर है। इंडिया में आपको पता है यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर है। और यहाँ हमारी गंगा रिवर है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में है, यहाँ पर डार्लिंग रिवर। तो बच्चे आप देख सकते हैं ये कुछ वर्ल्ड की मेजर जो सीज, लेक्स एंड रिवर्स एंड ओशंस, ये आपको मैंने इस मैप में ड्रॉ करके बता दिए हैं, दिखा दिए हैं आपको कहाँ कहाँ कौन सा आता है। और यहाँ पर एक सदर्न ओशन, तो ये आप इस मैप में ये देख सकते हैं। सारे पॉइंट्स मैंने लगा के आपको दिखाया है कि किस कॉन्टिनेंट या किस कंट्री में कौन सी रिवर्स हैं, कौन से लेक्स हैं। तो आप इनको, ये सिर्फ मेजर सीज एंड लेक्स हैं, और भी इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिवर्स हैं, वो सब मैंने मार्क नहीं की है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कोरल सी भी है यहाँ पर, तो इनको आप मैप से स्टडी कर सकते हैं। अब आपको एक बात पता है कि व्हाट इज सैलिनिटी? Salinity is the amount of salt in grams present in 1000 grams of water. एवरेज सैलिनिटी ओशंस की क्या है? 35 पार्ट्स पर 1000, मतलब पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 35 ग्राम्स जो है वो सॉल्ट है। और जो इजराइल में जो डेड सी है उसकी सैलिनिटी 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर पानी की में 340 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट है। और जो स्विमर्स हैं उसमें इजीली फ्लोट कर सकते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट का कंटेंट उसमें बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से वो पानी बहुत डेंस हो जाता है, तो स्विमर्स को फ्लोट करने में कोई परेशानी नहीं होती। वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। आपने ये सुना होगा कि 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है पानी से भरा हुआ है। तो लेकिन अगर हमें लगता है कि जमीन से ज्यादा जो है पानी है हमारी अर्थ पे, बट स्टिल इतनी वाटर की स्कार्सिटी क्यों है? क्यों पानी की कमी होती है? आप न्यूज में रोज सुनते होंगे यहाँ पानी की किल्लत आ रही है, वहां आ रही है, लोगों को पानी की बहुत परेशानी आ रही है। ऐसा क्यों है? ये आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, इस चार्ट से आपको समझ आएगा कि 97.3% जो है वो सेलाइन वाटर है, विच इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग। हम उसे पी नहीं सकते हैं। हमारे लिए जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है दैट इज ओनली 2.7%। इन 2.7% से भी जो आइस कैप्स हैं उनमें 2% पानी है, तो पीछे कितना बच गया? 0.7%।
तो 0.7% वाटर की भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे 0.6% जो है ग्राउंड वाटर है और फ्रेश वाटर लेक्स हैं 0.009%। एटमॉस्फेयर में भी बहुत कम पानी है। रिवर्स में तो 0.0001% जो है पानी है। इसलिए ये एक बहुत सिंपल सी एक्टिविटी से भी मैं आपको समझाती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में है कि वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। क्यों? बिकॉज even in spite of having 3/4 area of the earth's surface is covered with water, but still जो हमारा फ्रेश वाटर है हमारी यूसेज के लिए पानी, दैट इज जस्ट 2.7%। 97.3% वाटर कैन नॉट बी यूज्ड बाय अस, वो पीने के लायक नहीं है। आपने पीछे मैप में भी देखा होगा कि लैंड एरिया बहुत कम है एज कंपेयर टू द वाटर एरियाज, बट स्टिल ऑल दैट वाटर इज नॉट फ्रेश वाटर और वो हम पी नहीं सकते। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं कि 2 लीटर पानी लेते हैं। वो 2 लीटर पानी मीन्स द टोटल वाटर ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। उसमें से हम 12 स्पून ऑफ वाटर एक अलग वेसल में निकाल लेंगे। जो पीछे बच गया पानी, दैट इज द ओशन वाटर, या वो जो 97.3% जो हम कहते हैं ओशन वाटर है, ओशन और सीज का जो सॉल्टी वाटर है वो है, उसको हम एक साइड रख देते हैं। तो जो 12 स्पून्स जो हमारे पीने के लिए पानी है, 2 लीटर में से हमें सिर्फ 12 स्पून्स पानी जो हमारे पीने के लिए है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको अभी अगली स्लाइड में दिखाती हूँ। उन 12 ड्रॉप्स में से जो 1 ड्रॉप है दैट इज रिवर्स। हाफ स्पून जो है वो फ्रेश वाटर लेक्स का है। 2 स्पून्स जो है दैट इज ग्राउंड वाटर और 9 स्पून्स जो है आइस कैप्स हैं, जो पहाड़ियों पे बर्फ से ढका हुआ पानी है, दैट इज 9 स्पून्स। तो हमारे लिए कितना पानी बचा ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए वाटर इज प्राइसलेस गिफ्ट ऑफ नेचर, सो सेव इट फॉर फ्यूचर। एक बहुत ही अमूल्य तोहफा है पानी प्रकृति का, इसलिए इसे हमें भविष्य के लिए बचाना चाहिए। अब क्वेश्चन है, व्हाई इज वाटर एसेंशियल फॉर अस? पानी हमारे लिए जरूरी क्यों है? पानी जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आप सोच सकते हो जिंदगी बिना पानी के बिना हम एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। पानी ही एक ऐसी चीज है जो हमारी प्यास को बुझा सकती है। आप जितना मर्जी कोल्ड ड्रिंक पिए, कुछ और पिए, लेकिन जब तक आपको ताजा पानी नहीं मिलता है, आपकी जो प्यास है वो आपको संतुष्टि नहीं होती है पानी के बिना। और अगर हम पानी को केयरलेसली यूज करते हैं तो हम एक बहुत ही प्रेशियस रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हैं। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे के रूप में मनाया जाता है और लोगों को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि पानी को वेस्ट मत करिए, रीयूज करिए पानी को। जो आप सब्जियां फल धोते हैं उस पानी को पेड़ पौधों में डालिए, किचन वेस्ट को पेड़ पौधों में डालिए। किचन का पानी जो है नदियों नालों को गंदा मत करिए, उनमें गार्बेज मत फेंकिए नदियों में। जो फैक्ट्रीज का वेस्ट है उनको नदी नालों में मत फेंकिए। और इसलिए आपको भी एक बहुत अच्छे कुछ ऐसे मेथड्स ढूंढने चाहिए जिससे कि हम पानी को कम से कम वेस्ट करें। पेड़ों को पानी जो है स्प्रिंकलिंग मेथड से दीजिए। ऐसे खुली हम पाइप लगा के छोड़ देते हैं, जितना मर्जी पानी पड़ता रहे पेड़ पौधों में, तो उससे पानी वेस्ट होता है। कभी कहीं कोई नल को खुला देखें हम, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि उस नल को हम बंद कर दें। हमारी ये भी कोशिश होनी चाहिए कभी भी पानी को गंदा ना करें। पानी एक बहुत कीमती चीज है, इसको बहुत ध्यान से हमें यूटिलाइज करना चाहिए। अब बात आती है ओशन सर्कुलेशन की। ओशन वाटर्स की हम बात करते हैं। ओशन waters keep moving continuously unlike the calm waters of ponds and lakes. आप अक्सर सुनते होंगे कि समुद्र में तूफान आया है, समुद्री तूफान आया है, पर क्या कभी आपने सुना है कि
किसी लेक में तूफान आया है या किसी छोटे से पॉन्ड में तूफान आया है, ऐसा नहीं है। लेक्स और पॉन्ड्स का पानी बहुत काम होता है, वो शांत पानी होता है। लेकिन जो ओशन वाटर है उसमें हमेशा मूवमेंट रहती है। कभी आप में से कोई अगर बीच पे गया हो तो कभी बीच पे नंगे पांव जब चलते हैं तो उसका एक अलग ही मजा आता है। वहां की जो गीली रेत है या जो ठंडी हवा की लहर है या जो सी बर्ड्स हैं, वहां पानी की जो पानी में जो नमक की जो स्मेल आती है और वेव्स की अजीब सी एक अलग सा एक म्यूजिक आपके कानों में गूंजता है, ये बहुत हमें अट्रैक्ट करता है। बीच पे समुद्र के किनारे जाने का एक अलग ही मजा है। कभी आप वहां जाएं तो वहां नंगे पांव चल के देखिएगा, उस रेत पे चलने का कितना एक अलग ही मजा है। और इस ये क्यों है, ये सारी चीजें क्यों है? क्योंकि ओशन वाटर जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है, वो एक जगह खड़ा नहीं रहता है। तो इस मूवमेंट को हमने 3 ढंग से कैटेगराइज किया है: वेव्स, टाइड्स और करंट्स। Waves. A wave is an up and down movement of the ocean surface. Most waves are caused by wind. When the wind blows, it pushes on the ocean surface, causing the water to lift. When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. Waves are formed when winds scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. कभी आप समुद्र के किनारे बीच पे गए हैं तो आप वहां पानी में एक बॉल फेंकिए। जब आप बॉल फेंकेंगे और अगर एक वेव आएगी तो आप देखेंगे वो बॉल वापस आपकी तरफ आ जाएगी। वो कैसे आती है? क्योंकि जब पानी का समुद्र की एक लहर आती है जिसे हम वेव कहते हैं, वो बॉल को आपकी जो पानी के अंदर गई है उसको वापस शोर की तरफ पुश कर देती है। और वेव्स का कारण क्या, वेव्स कहाँ से आते हैं, कैसे बनते हैं वेव्स? जब तूफान बहता है, विंड ब्लो करती है, तो वो ओशन सरफेस को पुश करती है और जितनी ज्यादा जोर से वो पुश करेगी उतना हाई जो है वेव की उतनी ज्यादा हाइट होती है। और ये वेव जो है पानी, अगर आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और एक वेव आई है तो वो अगर आपको बहा के अंदर लेगी, छोटी वेव, अगर बहुत बड़ी वेव है तो आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर छोटी वेव्स है तो वो आपके ऊपर एकदम ऐसे पानी आएगा और फिर वो पानी बह के आपके पाँव के नीचे से रेत को भी लेता हुआ आगे चला जाएगा। सुनामी। समुद्र में उठी कई मीटर ऊंची उठने वाली लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी यानी कोस्टल वेव, और हिंदी में हम इसे समुद्र तटीय लहरें भी कहते हैं। समुद्र के भीतर जब अचानक तेज हलचल होने लगती है तो उसमें उफान उठता है। इससे ऐसी लंबी और बहुत ऊंची लहरों का रेला उठना शुरू हो जाता है जो जबरदस्त रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है। इन्हीं लहरों के रेले को सुनामी कहा जाता है। और ये जो सुनामी शब्द है ये जापानी शब्द है जो सू और नामी से मिलकर बना है। सू का अर्थ है समुद्र तट और नामी का अर्थ है लहरें। सुनामी लहरें कैसे उठती हैं? इनकी बहुत सारी वजह हैं, लेकिन सबसे असरदार कारण है भूकंप। इसके अलावा जमीन धंसना, ज्वालामुखी फटना या किसी तरह का विस्फोट होना, ये सब कारण अगर हो तो सुनामी लहरें जो हैं उठती हैं। और इनकी बहुत ज्यादा ऊंचाई तक ये जाती हैं। अक्सर तो ये 15 मीटर 16 मीटर तक जाती हैं, बट एक जो सबसे ऊंची जो लहर उठी थी वो 150 मीटर हाई थी जो 2004 में आई थी। और इसकी जो वेव्स की जो स्पीड थी वो 700 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब मैं आपको उस सुनामी के बारे में बताऊंगी जो एक भीषण तबाही करने आई थी धरती पर। ये 26 दिसंबर 2004 में आई थी। आज से 14 साल पहले की बात है। जब 25 दिसंबर को रात को क्रिसमस का डे होता है तो लोग देर रात तक क्रिसमस का जश्न मनाकर चैन की नींद सो रहे थे। और अगले दिन 26 दिसंबर को सुबह जब ज्यादातर लोग अपने घरों व होटलों में सो रहे थे और तब बहुत से लोग जो है समुद्र के किनारे इस जश्न को मनाने गए थे। तो जब लोग सुबह उठे 6:30 बजे
तो उन्होंने देखा कि समुद्र में 100 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। इससे पहले ये लोग कुछ समझ पाते, सुनामी की विशाल लहरों ने भारत समेत हिंद महासागर किनारे के 14 देशों में कई किलोमीटर दूर तक तबाही फैला दी थी। तो जो तटीय इलाके थे, समुद्र के तटीय इलाके थे, कुछ ही पलों में उनके बड़े-बड़े पुल, घर, इमारतें, गाड़ियां, लोग, जानवर और पेड़ सब समुद्र की इन लहरों में तिनकों की तरह तरने लग गए थे। जो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 9.0 रिक्टर स्केल की तीव्रता से जो भूकंप आया, उसकी वजह से ये जो सुनामी लहरें उठी और इसमें पूरे दुनिया भर में 2.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और अकेले भारत के ही 17,000 लोग जो हैं मारे गए थे और या लापता हैं, जिनका अभी तक उनको बरामद नहीं किया जा सका। ये 14 साल पहले 26 दिसंबर को समुद्र के रास्ते भीषण तबाही के रूप में आई सुनामी के जख्म अब भी हरे हैं। वहां के लोग आज भी उस हादसे को याद करके कांप उठते हैं। इस तारीख को प्राकृतिक आपदा सुनामी के लिए भी जाना जाता है। Tides. The rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. हम सब जानते हैं कि जो पृथ्वी है, सूर्य के आसपास चक्कर लगाती रहती है और इसी तरह चंद्रमा भी पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के निकट आता है तो अपनी ग्रेविटेशनल पुल से वो धरती को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन जमीन जो है ठोस है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो समुद्री जल है उसमें हलचल पैदा हो जाती है और इसी हलचल की वजह से जब चंद्रमा अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से चंद्रमा और सूरज अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से समुद्र के ओशन के जो पानी को उसको अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसके ऊपर उठने तथा गिरने को हम टाइड कहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी की एक सीध में होते हैं, तब हाई टाइड पैदा होता है, उत्पन्न होता है। हाई टाइड जब पानी बहुत समुद्र के किनारे के काफी अंदर तक आ जाता है, उसे हाई टाइड कहा जाता है। और जब लो टाइड है, जब पानी जो है ज्यादा किनारे तक नहीं आता है और वापस समुद्र की तरफ चला जाता है, उसे लो टाइड कहा जाता है। टाइड दो तरह के होते हैं, स्प्रिंग टाइड्स एंड नीप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स हैं when the moon and the sun line up with the earth. Gravitational pull of sun and moon work in same direction, which causes spring tides. सन और मून जब एक ही लाइन में आ जाते हैं अर्थ के साथ, उन दोनों का जो पुल है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग टाइड्स आते हैं। ये टाइड्स फुल मून और न्यू मून डेज पर ही आते हैं। नीप टाइड्स. When the moon is in its first and last quarter, the gravitational pull of the sun and the earth draw ocean water in diagonally opposite directions, which causes neap tides. जब मून अपने फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, तो सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो जाता है, डायगोनली ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है, जिसकी वजह से नीप टाइड्स आते हैं। What causes tides? The strong gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है, जो अर्थ सरफेस पे एक्सर्ट किया जाता है, उनसे टाइड्स आते हैं। जो हाई टाइड्स है वो नेविगेशन में बहुत हेल्प करते हैं बाय रेजिंग द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर। जब वाटर लेवल
शोर की तरफ ज्यादा होता है, उसकी वजह से जो शिप्स हैं वो बहुत इजीली हार्बर में अराइव कर सकती हैं। और हाई टाइड्स दे आल्सो हेल्प इन फिशिंग, क्योंकि हाई टाइड्स जो है शोर के ज्यादा नजदीक आ जाता है जब पानी, तो फिशेस भी शोर के नजदीक आ जाती हैं, जिसकी वजह से फिशरमैन जो है इजीली फिशिंग कर सकते हैं। और जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स, जो पानी ऊपर नीचे आता है टाइड्स की वजह से, तो इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कई जगह में यूज किया जाता है। ओशन currents. What are ocean currents? They are the streams of water flowing constantly on the ocean surface in specific directions. पानी का बहाव जो कॉन्स्टेंटली ओशंस में होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उसे कहा जाता है ओशन करंट्स। इनमें वार्म करंट्स भी हैं और कोल्ड करंट्स भी हैं। वार्म करंट्स जो हैं इक्वेटर, जैसे आपको पता है इक्वेटर के आसपास का इलाका गर्म होता है, वहां जो जनरेट होते हैं और पोल्स की तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हैं, उन्हें कहा जाता है वार्म करंट्स। गल्फ स्ट्रीम जो है एक वार्म करंट है। और कोल्ड करंट्स हो गए उसके ऑपोजिट, जो पोलर या हायर लैटिट्यूड्स से ट्रॉपिकल या लोअर लैटिट्यूड्स की तरफ आते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड करंट्स। मतलब जो कोल्डर एरिया से वार्म एरियाज की तरफ आते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोल्ड करंट्स। तो लैब्राडोर ओशन करंट जो है एक कोल्ड करंट है। ओशन करंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, वार्म करंट्स एंड कोल्ड करंट्स। वार्म करंट्स जो है रेड पेन से मैं डिनोट कर रही हूँ। वार्म करंट्स जैसे मैंने बताया कि इक्वेटर से राइज करते हैं और पोल्स की तरफ जाते हैं। तो ये यहाँ पे सारे ये वार्म करंट्स हैं, ये देखिए रेड पेन से इन्हें मार्क कर रहे हैं। ये सब इक्वेटर से राइज कर रहे हैं और यहाँ से ये पोल्स की तरफ जा रहे हैं। ये देख रहे हैं आप इक्वेटर लाइन है, तो यहीं से ये सारे करंट्स, वार्म करंट्स जो हैं वार्म एयर को कैरी करके पोल्स की तरफ लेके जाते हैं। अब ये ब्लू से मैं आपको कोल्ड करंट्स दिखाती हूँ। कोल्ड करंट्स जो हैं पोल्स से कोल्ड एयर लेके इक्वेटर की तरफ आते हैं। ये आप देख रहे हैं पोल से जो ब्लू हैं ये कोल्ड करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पर है, गल्फ स्ट्रीम जो आपको मैंने बताया इट इज़ अ वार्म करंट। ये गल्फ स्ट्रीम मैंने आपको बताया इट इज़ अ वार्म करंट, और लैब्राडोर करंट इज़ अ कोल्ड करंट। The warm currents they bring about warm temperature in that area, and the cold currents they bring cold temperature in that area. और जिन एरियाज में वार्म एंड कोल्ड करंट्स मीट, दे प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। तो सीज अराउंड
Japan and eastern coast of North America. This area, this is the best example. यहाँ पे बहुत ज़्यादा fishes available होती हैं. The area where both the cold current and the warm current meet, that area is the best ground for fishing. You get lots of fish over there. और इन एरियाज़ में फॉगी वेदर भी होता है, तो जिसकी वजह से नेविगेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो ये आप देख सकते हैं ओशन करेंट्स, वार्म करेंट्स हैं जो मैंने रेड से डिनोट किए हैं, और जो कोल्ड करेंट्स हैं वो मैंने ब्लू से डिनोट किए हैं. ओशन करेंट्स जो हैं उस एरिया का टेम्परेचर कंडीशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं. वार्म करेंट्स जो हैं वार्म टेम्परेचर लेके आती है लैंड सरफेस पे, और ऐसे ही जो कोल्ड करेंट्स हैं वो कोल्ड टेम्परेचर उस लैंड एरिया पर लेके आते हैं. और जिन एरियाज में वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मिलते हैं आपस में, दे प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड. जहां पर ये दोनों करेंट्स मिलते हैं वहां पर सबसे ज्यादा फिशेस जो हैं पाई जाती हैं. ये कौन कौन सा एरिया है? कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सीज अराउंड जापान. जापान के आसपास जो सीज हैं वहां पर वार्म और कोल्ड करेंट्स दोनों मिलते हैं, तो वहां पर बहुत सारी फिशेस पाई जाती है. और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारी फिशेस पाई जाती हैं. और ये जो एरियाज हैं इनमें फॉगी वेदर रहता है, तो यहाँ पर नेविगेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बच्चे पढ़ लिया हमने, लेसन पूरा रिवाइज कर लिया. तो अब आपको ओशन करेंट्स, टाइड्स, वेव्स एंड टाइप्स ऑफ वेव्स, सुनामी के बारे में भी पता चल गया आपको. वाटर साइकिल भी आपने पढ़ लिया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज भी आपको मैंने समझा दिया. अब इसके बाद जो एक्सरसाइजेज हैं इसमें मैं थोड़ा आपको गाइड करना चाहूंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना आए. तो जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? द सन्स हीट वेपोराइजेस वाटर इनटू वेपर. दिस वेपर कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस टू बिकम क्लाउड्स. This may then fall on the surface of earth in the form of rain, snow or sleet. This phenomenon of water falling back onto the surface of the earth in the form of rain, snow or sleet is called precipitation. तो जो पूरे वाटर साइकिल में जो फॉलिंग डाउन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट, दैट इज नोन एज precipitation. Then what is the water cycle? The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land is known as the water cycle. Next question is, what are the factors affecting the height of the waves? So the factors affecting the height of the waves are the speed of the wind, which I have told you already, and the earthquake, volcanic eruptions or underwater landslides. Then which factors affect the movement of ocean water? The factors which affect the movement of the ocean water are temperature, the gravitational pull of sun and moon, warm and cold currents, and again the temperature. What are tides and how are they caused? The tides I explained you before also. It's the rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called a tide. The tides are caused by the gravitational force exerted by the sun and the moon on the earth's surface. What are ocean currents? The stream of water flowing constantly on the ocean surface in a definite direction are called ocean currents. Ocean currents may be warm or cold. All this has been explained to you. This is the correct answer. The process by which water continually changes its form and circulates between oceans, atmosphere and land. This is the water cycle. Then generally the warm currents, ocean currents originate near equator. Warm नाम से हमें equator का लिंक आता है. The rhythmic word जब आता है तो that means tides. Rhythmic rise and fall of ocean water twice in a day is called tide. फिर match the following है. Caspian Sea is the largest lake. Tide is the periodic rise and fall of water. Tsunami, a strong seismic waves.
Ocean currents are streams of water moving along definite path. That's all for today बच्चे। तो अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगी, सेव वाटर। बूंद बूंद से बन जाता है सागर, जल से ही होता है जीवन का उजागर। अगर आप पानी बचाएंगे तो पानी आपका जीवन बचाएगा। पानी जो है प्रकृति का अमूल्य तोहफा है, इसलिए इसे भविष्य के लिए बचाएं। ये बहुत ही एक प्राइसलेस गिफ्ट है जो हमें बचाना है। अगर पानी नहीं होगा तो जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। Hope you understood the importance of water. That's all for today, students. Have a nice day. Stay safe. Stay home.